हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बहुत बढ़िया, मज़े में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वेक्टर्स समझ में आ रहा होगा, है ना? मज़ा भी आ रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में भी और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो बेटा, हम शुरुआत करते हैं किससे? इक्विलिब्रियम वर्ड से। इक्विलिब्रियम, और वी कैन से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। तो भाई इक्विलिब्रियम वर्ड जो है बेटा, पहले इसका मतलब समझो। इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड आएगा बेटा, इसका मतलब ये रहेगा कि समेशन ऑफ एफ नेट इज ज़ीरो, है ना बेटा? नेट फोर्सेस, है ना, सम ऑफ नेट फोर्स इज ज़ीरो। अब भाई नेट फोर्स की अगर आप बात करते हो तो भाई यहाँ पे अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ तो मैं कहूँगा कि भैया जो समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस है वह भी ज़ीरो होना चाहिए, और समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग जेड एक्सिस है वह भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर यह कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह देंगे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। एक बात ठीक है बेटा। तो भाई समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, जरा आप समझो कि क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस। तो अगर आपको फोर्सेस का सम एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो करना होगा तो देखो, कुछ फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, कुछ फोर्सेस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी। तो यानी कि जितनी फोर्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? उनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव एक्स एक्सिस के सम के बराबर होना चाहिए। तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बेटा। यानी कि जितने सम ऑफ फोर्सेस, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जितना सम ऑफ फोर्सेस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आया उतना ही सम ऑफ फोर्सेस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, तभी एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो होगी। इसी तरीके से बेटा आप वाई एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हो कि सम ऑफ फोर्सेज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ये इक्वल होना चाहिए समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। और सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस इट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ये होना चाहिए। अभी जो हम कंसिडर करेंगे बेटा वो सिर्फ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, है ना? सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हम चीज़ों को देख रहे होंगे। अभी हम जेड एक्सिस में बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब जरा यहाँ पे बात करते हैं कि रिजल्टेंट ज़ीरो के और क्या क्या कंडीशंस है। ये तो इक्विलिब्रियम की बात आ गई। अब वो ज़ीरो कैसे पॉसिबल हो पाएगा इस पे डिस्कशन करते हैं बेटा। तो इसमें पहली बात तो ये हो गई कि भाई क्या हो जाए अगर केस फर्स्ट कि आपके पास क्या हो, यू हैव टू वेक्टर्स ओनली, दो ही वेक्टर्स हैं बेटा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो इक्वल और ऑपोजिट हो, है ना बेटा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इधर वेक्टर ए लग रहा हो और इस तरफ वेक्टर बी लग रहा हो। तो यहाँ पे यानी क्या चाहिए आपको? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको ज़ीरो चाहिए बेटा। तो इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। बेटा दो वेक्टर्स रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल है इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन, है ना, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस के अलावा किसी भी केस में जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। नो अदर केस फॉर टू वेक्टर्स, है ना बेटा, फॉर टू वेक्टर्स is possible for zero resultant, for zero resultant।
ये बात है बेटा। यानी कि दो वेक्टर्स के केस में तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इक्वल और ऑपोजिट वो एक्ट कर रहे होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल और जो डायरेक्शन है वह ऑपोजिट होगी उनकी। ये तो दो वेक्टर्स के केस में हो गया बेटा। अब अगला केस बेटा कि तीन वेक्टर्स हों, क्या हों, तीन वेक्टर्स। लेकिन तीन वेक्टर्स के केस में बेटा दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, है ना। पहला केस कि केस नंबर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। पहले कोलिनियर का केस कर लो, चलो 3 कोलिनियर वेक्टर्स, 3 कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा 3 कोलिनियर वेक्टर्स का अगर आपको सम 0 चाहिए, है ना, कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आपको इन तीनों का सम 0 चाहिए। तो होगा क्या एक्चुअल में कि किन्हीं दो का वेक्टर सम बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ द थर्ड वेक्टर। यानी कि बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि सर ये वेक्टर ए एक्ट कर रहा है, इधर ये वेक्टर बी एक्ट कर रहा है, वेक्टर सी जो एक्ट करे वो ऐसे एक्ट करे और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए प्लस बी के बराबर आ जाए। यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के अगर बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है ना बेटा। इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स of two vectors must be equal to the magnitude of third vector, to the magnitude of थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। बेटा बहुत सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो। मान लो कि एक फोर्स 2 न्यूटन इधर लग रही है, एक 3 न्यूटन इधर लग रही है, तो इस तरफ एक फोर्स 5 न्यूटन अगर और हो तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 2, 3, 5 ये एक पेयर ऑफ फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहा है, क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो? हाँ सर, देखो इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल हो सकता है। ये तो बेटा कोलिनियर वेक्टर के केस में हो गया कि वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो दो का सम तीसरे के बराबर हो जाना चाहिए, दो का सम तीसरे के बराबर। थर्ड केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 वेक्टर्स हों और नॉन कोलिनियर हों। केस 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देखो बेटा बात फिर से वही है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। नॉन कोलिनियर केस है, समझो जरा कि बेटा ये कोई वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। आप पहले ये समझो कि बेटा ऐसा है, ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी दो वेक्टर्स है उनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि एक सिंगल वेक्टर की तरह काम करेगा, उसका रिजल्टेंट 0 कर रहा है तो मैं तीसरा वेक्टर उससे ऑपोजिट जोड़ दूंगा। ऐसे समझो कि भाई ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा सर, वो ए और बी का रिजल्टेंट तो ये आ गया, इसके अलॉन्ग ए और बी का रिजल्टेंट आया। तो अगर अब आपको एक तीसरा वेक्टर और चाहिए जिससे कि सम 0 हो जाए, तो आप सोचो ए और बी का काम कौन कर रहा है, वो ये वाला वेक्टर कर रहा है, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर को और डाल दीजिए। यानी कि आप इस तरीके से वेक्टर सी को डाल सकते हो। बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? भाई ए और बी का रिजल्टेंट जिधर आया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। आप जरा देख लो, ए प्लस बी है ना बेटा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट तो बेटा सी इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें ऐड माइनस ऑफ सी किया, ठीक है। तो यानी कि 0 रिजल्टेंट कब पॉसिबल है, यानी कि बेटा यहाँ से समझ में आ रहा है कि इफ
3 vectors form a triangle, ठीक है, if 3 vectors form a triangle taken in same order, ये वैसे याद रख सकते हो, टेकन इन सेम ऑर्डर, देखो बेटा सेम ऑर्डर में लिया है इस बार सभी को, देन रिजल्टेंट 0 पॉसिबल, देन रिजल्टेंट कैन बी 0, उस केस में रिजल्टेंट 0 होगा। तो भाई अब ये कैसे पता लगे कि सर आपने बोल दिया कि ट्राइंगल तो बनना चाहिए, तो ट्राइंगल बनने की बेटा कंडीशन क्या थी, है ना, आपने पहले जो प्रीवियस जो क्लासेस उसमें पढ़ा हुआ होगा ना, कंडीशन फॉर ट्राइंगल क्या होना चाहिए बेटा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी, sum of any two sides must be greater than, equal भी नहीं होना चाहिए बेटा, must be greater than the third side, greater than the third side for all 3 pairs। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पेयर के लिए चेक कर लो बेटा, for all 3 pairs। देखो कैसे, मान लो कि कोई आपसे कहे कि मान लो आपके पास साइड लेंथ है बेटा 1, 8 और 6, क्या आप इसकी मदद से कोई ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? तो देखो आपको 3 पॉसिबिलिटी चेक करनी है, 1 + 8 जो कि 9 आया, विच इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज 6। आप 8 और 6 को लो बेटा, 8 + 6 इज़ 14 विच इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड दैट इज़ 1। एंड द लास्ट, जो लास्ट पेयर बच रहा है बेटा वो क्या बच रहा है, 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7, बट दैट इज नॉट, दैट इज लेस देन द थर्ड साइड। तो देखो 2 में तो पॉसिबल बिल्कुल बन रहा था कि 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन इस वाले केस में देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, इसका मतलब ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि कब ट्राइंगल पॉसिबल है और कब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, कि किन्हीं भी 2 सम्स का साइड तीसरे से बराबर होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल द 3 पेयर्स, तीनों पेयर्स के लिए बेटा, तीनों पेयर्स के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अच्छा, यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि बेटा अगर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए, है ना। नोट लिख लो बेटा, एक 4 3 नॉन कोलिनियर, 4 3, या फिर इसको ऐसा लिखो बेटा कि मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर zero resultant if vectors are non-collinear, if vectors are non-collinear, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो बेटा कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए होंगे रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उस पर बेस्ड। देखो बेटा, नाउ लेट अस सेलेक्ट अ क्वेश्चन, which of the following, which of the following options cannot have zero resultant,
इनमें से बेटा ऑप्शन जो हम लिख रहे हैं, इनमें से किसका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आपको बताना है ना। इसके हम ऑप्शंस में लिख देता हूँ, 10 10 10 10 10 20, then we have 10 20 20, and the last one is 10 20 40, 10 20 40। तो भाई यहाँ पे देखो कोई उसने जिक्र नहीं किया है ना कि भाई कोलिनियर है या फिर नॉन कोलिनियर है। तो भाई अगर कहीं पे कोई उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर करूँगा कि दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर कहीं गिवन नहीं है तो वी विल कंसिडर द 3 वेक्टर्स टू बी नॉन कोलिनियर। चलो बेटा अब जरा एक से ध्यान से देखो, यहाँ तो पहले देखो ऑप्शन 10 + 10 विच इज़ इक्वल टू 20 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि कैनॉट हैव, है ना, कैनॉट हैव 0। अच्छा बेटा यहाँ पे तो ओके सॉरी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मानेंगे कि कोलिनियर वाला केस भी है। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट में क्या मानूंगा कि दोनों केसेस आपको लेके चलने पड़ेंगे, कोलिनियर वाला भी और नॉन कोलिनियर वाला भी, दोनों केसेस बेटा। तो यहाँ पे आप देखो कि 10 + 10 = 20, ये हर एक पेयर के लिए ट्रू है। तो यानी कि यहाँ पे तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। मुझे वो केस देखना है कि जहाँ 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो कि 10 और 10 एक साइड लग जाएं, अगर ये 10 इधर और ये 10 इधर और 20 इधर लग गया तो यानी कि सर यहाँ पे भी 0 रिजल्टेंट पॉसिबल है। इस वाले केस में देखो कोलिनियर वाला केस तो नहीं लग रहा, 10 + 20 = 30, तो 30 तीसरे के बराबर तो नहीं आ रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी देखिए जरा, 10 + 20 विच इज़ इक्वल टू 30 एंड 30 इज़ ग्रेटर देन 20, ये बात तो सही है। अगला देखो बेटा 40 इज़ ग्रेटर देन 10, ये बात भी सही है। 20 + 10 इज़ 30 एंड 30 इज़ ग्रेटर देन 20, यानी कि बेटा यहाँ पे भी तीनों पॉसिबल के लिए ट्राइंगल बन रही है। तीनों के लिए ट्राइंगल क्या हो रही है बेटा, आराम से बन पा रही है। तो यहाँ पे 0 रिजल्टेंट यहाँ पर भी पॉसिबल है। लेकिन थर्ड वाला जो केस है, थर्ड वाला केस देखिए कि बेटा ये 10 + 20 विच इज़ इक्वल टू 30 एंड इट इज़ लेस देन द थर्ड साइड 40, तो यहाँ पे 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं आ रहा है। समझ में आई बेटा कि यानी कि अगर बेटा ये बात ध्यान रखना, मैं गलती कर गया था मैं बताते टाइम कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब होगा कि आपको दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। नोट करो बेटा, फिर और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 2 4 8, नेक्स्ट ऑप्शन इज 4 8 16, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1 2 1, (0.5 1 and 2). तो अब पता नहीं इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हम इसको जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, किस में 0 पॉसिबल है किस में नहीं है। देखो यहाँ देखो कि अगर कोलिनियर के केस में बात करें तो बेटा कोलिनियर वाली पॉसिबिलिटी तो आ ही नहीं रही है। 4 + 2 6, 6 ग्रेटर देन 8, ठीक बात है। 8 4 12, 12 ग्रेटर देन 2 एंड 8 + 2 इज़ 10, 10 ग्रेटर देन 4। तो बेटा इस केस में क्या है कि 0 रिजल्टेंट पॉसिबल है। आप ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन जो भी पूछा गया होगा। इस वाले केस में देखो 8 और 4 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 16, इसका मतलब कोलिनियर वाले से तो 0 नहीं आ सकता है। तो नॉन कोलिनियर देखो बेटा 8 + 4 इज़ 12 एंड 12 इज़ लेस देन 16। तो बेटा यहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 0 रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल, 0 रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल, यहाँ 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे अगर कोलिनियर है ना, अगर कोलिनियर तो हैं तो कोलिनियर के केस में तो क्या आ सकता है, इफ़ कोलिनियर देन 0 रिजल्टेंट। वो क्वेश्चन में देखेंगे बेटा जैसा भी पूछा गया होगा तो 0 रिजल्टेंट है। अच्छा सोचो नॉन कोलिनियर अगर होगा तो 1 + 2 इज़ 3, 3 ग्रेटर देन 1।
अगेन 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर वो नॉन कोलिनियर है, इफ नॉन कोलिनियर देन जीरो रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल, देन जीरो रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल। उस केस में जीरो रिजल्टेंट नहीं आ सकता भाई। लास्ट ऑप्शन देखो बेटा कि वो कोलिनियर वाला केस तो बन ही नहीं रहा है, और 1 + 0.5 1.5 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे भी किसी भी तरीके से यहाँ तो क्या नहीं है, जीरो नॉट पॉसिबल। ये किसी भी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो नॉट पॉसिबल, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस को करेंगे कि कब जीरो की बात, कब जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा और कब जीरो नहीं होगा, उसको इस तरीके से देखेंगे। और देखो बेटा ये बेटा एक फोर्स है 10 न्यूटन, इस तरफ लेट अस से कि एक फोर्स है ए, और इस तरफ ये वेक्टर है बी, और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिजल्टेंट इज ज़ीरो, रिजल्टेंट इज रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा बेटा, ये आपको देखना है। तो अभी हमने डिस्कशन किया बेटा क्या करो कि जितने भी फोर्सेस जो एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है उनका सम माइनस एक्स एक्सिस के फोर्सेस के सम के बराबर होना चाहिए, और प्लस वाई वालों का माइनस वाई के अलोंग। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली प्लस वाई और माइनस वाई के अलोंग नहीं दे रखा है, प्लस एक्स माइनस एक्स के अलोंग नहीं दे रखा, तो हम जो वेक्टर रेजोल्यूशन हमने सीखा था कि भाई जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वहाँ कोस कंपोनेंट आएगा और दूसरा साइन कंपोनेंट, उस वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इस वेक्टर को इसके अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो भाई ये तो क्या आ जाएगा बेटा b cos ऑफ 45 डिग्री, और भाई ये इस तरफ कितना आएगा बेटा, इस तरफ आ जाएगा b sin ऑफ 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन कि भाई ये b cos 45 डिग्री तो 10 न्यूटन के बराबर हो जाना चाहिए। b cos 45 डिग्री ये तो 10 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो भाई b cos 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू 10। तो भाई b की वैल्यू आ गई है 10√2 न्यूटन। इसी तरीके से क्या होना चाहिए, ये जो a है a किसके इक्वल आ जाना चाहिए, a b sin 45 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। b की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किए हुए 10√2 है और sin 45 1/√2 है, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, a की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। तो इस तरीके से वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, है ना, वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बराबर उनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करो बेटा। और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा। इस तरफ बेटा एक वेक्टर है 5, ये एक और दूसरा वेक्टर है जो कि 5 ही है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ये वेक्टर ए है और बेटा ये एंगल थीटा डिग्री है। फाइंड ए एंड थीटा सो दैट रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, so that resultant is 0। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे कि पहले वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लो, सबसे पहले काम तो यही करना है। तो बेटा इस तरफ क्या आया, ये 5 cos ऑफ 60 डिग्री, और इस तरफ क्या आ गया, ये 5 sin ऑफ 60 डिग्री।
इसको रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ क्या आएगा भैया, ए साइन थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है कि जो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेज हैं उनका जोड़ माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेज का सम है वो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो देखो बेटा, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, 5 + 5 कोस 60 डिग्री, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ए कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए बेटा। तो ये क्या आएगा, 5 + 5 कोस 60 डिग्री इज 1/2 is equal to a cos theta, और वी कैन से बेटा a cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a cos theta will be equal to 15/2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा भाई, a sin theta जो आएगा, a sin theta किसके बराबर आ गया, 5 sin of 60 डिग्री। तो a sin theta इज इक्वल टू बेटा ये क्या आ गया, 5√3/2। तो एक काम करो, पहले इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा इज इक्वल टू बेटा ये तो आ गया 5√3/2, और ये वाला जो फैक्टर आएगा आपका वो आएगा 15/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और 5 3 = 15, ये तो बेटा 1/√3 आ गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई 1/√3, तो समझ में आ गया होगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए। और भाई जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है तो हम ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर देंगे, यहीं से देख लो कैसे। आपने देखा था कि a cos of 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से देखो a cos of 30 डिग्री इज 15/2, तो cos 30 डिग्री कितना हो गया बेटा, √3/2 इज इक्वल टू 15/2। तो बेटा a की वैल्यू यहाँ से आ गई 15/√3। तो इस तरीके से कैसे जीरो रिजल्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे उनको किया जाएगा, ये सॉल्व देखो हम कैसे कर लिया, बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। नोट करो इसको। देखो बेटा और आगे, देखो बेटा क्या, अब अगला आपको क्या करना है, शो दैट इफ three forces of equal magnitude, three forces of equal magnitude and making an angle 120 degree with each other act on a body, then resultant is 0। ये आपको बेटा आने वाले मतलब अभी तो इसको प्रूव करेंगे, फिर उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में भी आपको याद रखना है कि 3 अगर बराबर की फोर्सेस हर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। देखो बेटा, चलो मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ पहले तो बेटा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। देखो बेटा एक फोर्स तो है ना, बेसिकली क्या करता हूँ मैं, एक फोर्स तो यही ले लेता हूँ, ये देखो एक फोर्स तो F ये आ गई, दूसरी इसके साथ 120 डिग्री एंगल पे बेटा वह भी F होना चाहिए, तो बेटा ये 90, तो यह एंगल 30 डिग्री हो गया, ध्यान से आप देखो तो। और एक तीसरी फोर्स जो इसके साथ भी 120 और इसके साथ भी 120,
तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई। 90 और ये 30 डिग्री हो गया बेटा, और यह भी F हो गया। अब हमें ये रिप्रेजेंट करना है, हमें ये शो करना है कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वह 0 होगा। देखो कैसे करते हैं भाई, इन दो एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये, इसी के अलोंग वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो इसको तो किसी एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है उधर। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो बेटा इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ आ गया एफ कोस ऑफ 30 डिग्री, और बेटा इस तरफ ये एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, एफ साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। और इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ बेटा क्या आएगा, ये एफ कोस ऑफ 30 डिग्री, और इस तरफ एक और कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। तो आप जरा ध्यान से देखो बेटा, प्लस वाई एक्सिस में एफ कॉस 30 डिग्री है और माइनस एफ कॉस 30 डिग्री, मतलब माइनस वाई एक्सिस में भी एफ कॉस 30 डिग्री है। तो समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस तो बेटा 0 हो गया। वाई एक्सिस में तो कोई फोर्स नहीं आ रही है। ठीक है, अब अगर आप एक्स एक्सिस में बात करो तो इस तरफ एफ है ना, इसको बना के देख लो जरा आप कि इस तरफ तो एफ है और इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 2f साइन 30 डिग्री। तो 2f साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2। तो आप देखो कि इस तरफ भी f लग रहा है और इस तरफ भी f लग रहा है, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस वह भी 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के जो नेट फोर्स इस पर आया वह नेट फोर्स कितना हो गया, वह नेट फोर्स बेटा 0 हो गया। तो आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि जब भी 3 बराबर फोर्सेज इस तरीके से 120 डिग्री पर अगर एक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। नोट करो बेटा ये जल्दी से। और क्वेश्चन देखो बेटा, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये करो बेटा कि एक फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये एक और फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10√2 न्यूटन है, और ये एंगल 135 डिग्री है। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वह 0 है। तो आपको बताना है कि इनका रिजल्टेंट 0 हो और ये 90 डिग्री है बेटा, ये रिजल्टेंट 0 हो तो उसके लिए F1 और F2 की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ये सवाल में पूछा गया है। देखो कैसे करें बेटा भाई, F1 और F2 दोनों परपेंडिकुलर दे रखा है ना, डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे नहीं रखा है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि भाई एक एक्सिस तो इसी को मान लो और दूसरी एक्सिस ये, क्योंकि हमें वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए बेटा क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। वह 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो अब आपने जब ये एक्सिस मानी तो आपको F1 और F2 तो रिजॉल्व करना ही नहीं पड़ा, यानी कि मैं एक्सिस का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करूंगा हमेशा जिससे कि मुझे वेक्टर्स, मिनिमम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़े। तो यानी इसी वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। 135 का मतलब बेटा क्या हो गया, 90 तो ये हो गया, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो गया। इसको 135 को हटा दो। अब जरा इसको रिजॉल्व करो बेटा। इस तरफ ये क्या आएगा, 10√2, और इसके साथ तो साइन वाला फैक्टर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। और बेटा इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आप देखोगे तो ये 10√2 कॉस ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। हो गया मुझे लगता है क्वेश्चन कि भाई F1 जो है, F1 बेटा किसके इक्वल आ गया, 10√2 कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो बेटा 10√2 और कॉस 45 इज 1/√2। तो बेटा F1 की जो वैल्यू है आपकी वह तो 10 न्यूटन आ गई, F1 की वैल्यू तो आ गई। सिमिलरली F2 जो है बेटा, यहाँ से देखो F2 किसके इक्वल आ गया, F2 आ गया 10√2 साइन 45 डिग्री। विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों।
चलो और देखो, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा बढ़िया सा। कहता है कि इफ द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is 6 while the maximum resultant is 14, find the magnitude of two vectors। वो जो दो वेक्टर्स हैं उनका आप मैग्नीट्यूड बताइए भाई। मान लो कि वो जो दो वेक्टर्स हैं बेटा वो ए और बी दो वेक्टर्स हैं। मिनिमम जो आएगा बेटा, मिनिमम क्या आएगा, वो ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी आपको 6 दे रखा है और मैक्सिमम जो आएगा वो ए प्लस बी आ सकता है, और ए प्लस बी आपको 14 गिवन है। सॉल्व कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो बेटा 2a विल बी इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, और a की वैल्यू बेटा 10 अगर आ जाएगी तो इन दैट केस b की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो अब इसमें बेटा एक पॉलीगन लो हमारा रह गया है, और हम वेक्टर्स का जो एडिशन है वो यूजिंग कैसे करेंगे, यूजिंग वेक्टर रिजॉल्विंग वाला जो मेथड है उससे करेंगे। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और पॉलीगन लो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जो ये हमने क्वेश्चंस किए इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।